नमस्ते। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे एजुकेशन चैनल दून जीके वैली में। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की क्लास रहेगी हमारी इकोनॉमी की और टॉपिक रहेगा हमारा वाई गोल्ड इंपोर्ट्स मैटर फॉर इंडिया। जी हाँ, भारत के लिए सोने का आयात क्यों मायने रखता है। आज के ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे गोल्ड इंपोर्ट से रिलेटेड कुछ स्टेट्स को थ्रू डेटा एंड डायग्राम्स। इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं हमारी इकोनॉमी के ऊपर, और अगर हम गोल्ड इंपोर्ट्स को रिड्यूस करते हैं तो इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं हमारी इकोनॉमी को। आप किसी भी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं, आप ये ट्यूटोरियल अटेंड कर सकते हैं क्योंकि इसके नोट्स इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो ये जो हमारी आज की वीडियो है ये हमारी 7 पार्ट सीरीज़ की थर्ड वीडियो है। पार्ट 1 में हमने वर्क फ्रॉम होम और सेकंड में हमने अवॉइड अननेसेसरी फॉरेन ट्रैवलिंग के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाई है। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनके लिंक्स हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, आप जाके चेक कर सकते हैं और वीडियोस देख सकते हैं। और ये सब चीज़ें किस चीज़ के रिगार्डिंग है, तो हम जानते हैं कि फ्यू डेज़ बैक जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कुछ अपील्स की थी हम इंडियन सिटीजन से, राइट। और देवर टोटल 7 इन नंबर्स। वो कौन कौन सी थी? जैसे वर्क फ्रॉम होम, विदेशी यात्रा अवॉइड करें, राइट। आप जो गोल्ड परचेज करते हैं फॉर नेक्स्ट 1 ईयर ना करें अननेसेसरली, ओके। स्वदेशी बने, स्वदेशी अपनाएं, वोकल फॉर लोकल को दोबारा एम्फोसाइज किया गया, राइट। प्रमोट नेचुरल फार्मिंग, ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल फर्टिलाइजर्स का आप यूज़ करें। आपके जो घर में खाना बनाने का तेल है उसको, उसका कंजप्शन कम करें। एंड द लास्ट वन वाज जो पेट्रोल और डीजल यूजेज है इसको भी आप रिड्यूस करें फॉर फ्यूल कंजर्वेशन। तो आप कह सकते हैं कि ये जो पेट्रियाटिक अपील्स थी, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव मतलब एक सेल्फ रिलायंट इंडिया, राइट, विजन फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। हमने इनके कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करी थी, संदर्भ की, कि अपीलें किन चिंताओं के बीच सामने आई हैं। तो वी ऑल नो जैसे क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं, दे आर राइजिंग, ठीक है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ भी चोक हो रखा है, वहाँ की जो कंडीशन है काफ़ी वॉलेटाइल है क्योंकि ईरान का उसके ऊपर कंट्रोल है। और हम जानते हैं कि वेस्ट एशिया वॉर चल रहा है यूएस इजराइल वर्सेस ईरान के बीच में। तो अभी जो ग्लोबल इकोनॉमी की डायरेक्शन है वो अनसर्टेन है। प्लस इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर एक इम्पोर्ट प्रेशर भी है और हमें ज़रूरत है एक ऐसी रेजिलिएंट इकोनॉमी की कि जब भी ऐसे ग्लोबल क्राइसिस हों या शॉक्स हों तो जो हमारी इकोनॉमी है वो विथस्टैंड, अडेप्ट और रिकवर कर सके अगेंस्ट सच क्राइसिस और आत्मनिर्भर बनने की, ठीक है। तो वो मोदी जी खैर 2014 से ही कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की बात। हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो एज एन, अगर हम एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से देखें इसको, तो जो इनकी 7 अपील्स है इट्स अ मिक्स ऑफ की स्ट्रेटजीज। तो वो कौन कौन सी हैं? जैसे इकोनॉमिक कंजर्वेशन मेजर्स, राइट, कि आप जो आपके लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, वोकल फॉर लोकल। इससे क्या होगा कि जो आपका पैसा है आपकी इकोनॉमी के अंदर ही रहेगा और वहीं सर्कुलेट होता रहेगा, राइट। इससे जो हमारे इंपोर्ट्स है वो कम होंगे, इंपोर्ट्स बिल रिड्यूस होंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी, रुपीज़ स्ट्रांग होगा, एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, राइट। सेकंड वन इज जैसे एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन्स कह सकते हैं आप उसको, राइट ना, टू यूनाइट द नेशन। तो ये कलेक्टिव एफर्ट चाहिए जब भी ऐसे इनिशिएटिव्स होते हैं। तो एज एन इंडियन सिटीजन और जो गवर्नमेंट है हर कोई अपना एक रोल प्ले करता है, बट इनके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वी नीड अ कलेक्टिव एफर्ट। और हम ग्लोबली देख चुके हैं कि बाकी वर्ल्ड लेवल पे भी ऐसी चीज़ें हो रखी हैं, राइट ना। जैसे यूएस में जब ऑयल क्राइसिस हुए थे ड्यूरिंग 70s, तो उन्होंने भी ऐसे गवर्नमेंट मेजर्स लिए थे कि सेव फ्यूल फॉर द फ्यूचर। मैंने फर्स्ट क्लास में ये चीज़ें डिस्कस करी हैं, आप उस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। और आपकी जो हाईवे लिमिट है उसको रिड्यूस करें, कार पूल करें, ठीक है, राइट ना, वेरी सिमिलर टू इंडिया, ओके। जापान में भी ऐसे एनर्जी सेविंग कैंपेन्स रन हो रखे हैं। जैसे जापान है वो इम्पोर्ट एनर्जी के ऊपर काफ़ी हैवीली डिपेंडेंट है। तो जब वहाँ पे ऑयल शॉक्स हुए और जब फुकुशिमा न्यूक्लियर डिज़ास्टर हुआ तो उन्होंने भी ऐसे एनर्जी सेविंग कैंपेन्स रन किए जिनको वहाँ की भाषा में हम कहते हैं सेट्सोडेन, राइट। तो जो कंपनीज थी, जो सिटीजन्स थे, उनसे बोला गया कि भाई आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कम से कम करें, ठीक है। एयर कंडीशनिंग को लिमिट करें, ऑफिस टाइमिंग्स को चेंज किया गया, रिमोट वर्किंग दी गई, राइट, फ्लेक्सिबल आवर्स दिए गए आपको, ओके। करंट सिनेरियो की बात करें तो ड्यूरिंग रशिया यूक्रेन वॉर जो कंट्रीज़ हैं यूरोपियन यूनियन में, उन्होंने अपने सिटीजन्स को इनक्रेज किया कि भाई हीटिंग यूसेज को कम करें। अब जनरली यूरोप क्या है, कोल्ड कॉन्टिनेंट है, ठीक है, राइट ना, यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, बट कई कई कंट्रीज ऐसी है कि जहाँ पे टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है, ओके। तो उनको अपना घर गर्म करने के लिए एक एनर्जी सोर्स चाहिए और वो क्या है, नेचुरल गैस। और जो काफ़ी ज़्यादा जो नेचुरल गैस है मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ की, वो कहाँ से आती है? आपकी रशिया से।
ओके, तो उन्होंने ये बोला कि भाई आप गैस कंजप्शन को कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा ना हो कि विंटर में एनर्जी क्राइसिस हो जाए, एक एनर्जी एफिशिएंट बिहेवियर लाइन, ठीक है, राइट ना। ओके, तो ऐसा नहीं कि इंडिया इसको पहली बार ऐसा कर रहा है, पहले भी ये चीज़ें हो रखी है। तो आप कह सकते हैं थर्ड स्ट्रेटजीज बिहेवियरल चेंज इनिशिएटिव्स, जैसे बाकी कैंपेन्स पे भी हमने देखा कि चाहे अब आप इलेक्ट्रिसिटी सेविंग के रिगार्डिंग है या हाइजीन के रिगार्डिंग है, ओके, या फ्यूल वेस्टेज के रिगार्डिंग है, तो हम रिस्पॉन्सिबल हैबिट्स बनाएं, कम्युनिटी हेल्थ को प्रमोट करें। आपकी वर्कफोर्स जितनी हेल्दी रहेगी तो यू विल गेट मोर प्रोडक्टिव आवर्स, राइट। आप इसको एक रिसोर्स सिक्योरिटी स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं, ओके, जैसे आपके एनर्जी सोर्सेज हो गए, कोल है, ऑयल, क्रूड ऑयल हो गया, ठीक है, राइट, गैस हो गई। तो आप चाहे आप कन्वेंशनल यूज़ कर रहे हैं तो कन्वेंशनल से नॉन कन्वेंशनल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, राइट ना, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का आप यूज़ करें, वाटर कंजर्वेशन करें। तो हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऐसे क्राइसिस के टाइम पे हम एनर्जी सिक्योर करके रखें, क्योंकि देखिए आपकी जो भी इंडस्ट्रीज़ है, इकोनॉमी है, दे रन ऑन एनर्जी, और अगर आपके पास एनर्जी की सप्लाई सही नहीं है, ठीक है, राइट ना, वो हैम्पर हो रही है, तो डेफिनेटली आपकी इकोनॉमी भी इससे क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। ओके, फिर सिटीजन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, मतलब एक एक्टिव सिटीजनशिप, कि हम अपने रोल को एक्टिवली प्ले करें, कि अपार्ट फ्रॉम राइट्स हमारे पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एंड वी मस्ट फुलफिल दैट। ओके, तो जब भी ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं तो हम बढ़ चढ़ कर इनमें पार्टिसिपेट करें, ओके, टू एम्पावर द सिटीजन, हम कह सकते हैं इस चीज़ को। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी हमने देखा था कि ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इकोनॉमी है, आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, राइट, इन्वायरमेंट हो गया, गवर्नेंस हो गया। तो जब भी ये टेक्निकल टर्म्स हमारे इन वीडियोस में आएंगे तो हम उनको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं सोने की, कि सोना इतना अमेजिंग क्यों होता है, ठीक है, राइट ना। हम यहाँ पे सोने की बात नहीं कर रहे, सोना मतलब गोल्ड, ठीक है, तो 5 अमेजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ गोल्ड। तो देखिए गोल्ड के बारे में ये चीज़ बोली जाती है कि नॉट एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड, बट गोल्ड हैज़ ऑलवेज ग्लिटर्ड थ्रू हिस्ट्री। ओके, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी कि मतलब गोल्ड डज नॉट रस्ट, इसमें जंग नहीं लगता, ठीक है, राइट ना। तो एंशियंट सिविलाइजेशंस के टाइम पे तो मतलब जो इजिप्शियन थे वो इसको इमॉर्टल मानते थे, ठीक है, राइट ना, अमरता जिसको वो कहते हैं ना आप, ओके, ऐसा देखा जाता था गोल्ड को, क्योंकि जो इसकी प्योरिटी है, इट ग्लोज, ठीक है, राइट ना, चमकती है वो, राइट, उसमें मतलब कि टाइम का कोई, समय का कोई वो नहीं पड़ता प्रभाव। फिर सेकंड आप कह सकते हैं कि गोल्ड काफ़ी सॉफ्ट होता है और इजी टू शेप है, मतलब इसकी डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है, आप उसको हैमरिंग करके शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जैसे आपके पास एक 1 ग्राम गोल्ड है तो आप उसको स्ट्रेच करके ऐसे 2 से 3 किलोमीटर लंबी एक ऐसी, आप बोल सकते हैं कि वायर बना सकते हैं, ठीक है, राइट ना, विदाउट ब्रेकिंग इट। ओके, फिर जो गोल्ड है इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी वेरी एफिशिएंटली, तो इसका जैसे सेटेलाइट्स हो गया, स्पेस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए। ठीक, गोल्ड रेयर है, जी हाँ, एक तो इसको माइन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, आपको 1 टन, मतलब जो आप अगर रॉक निकालेंगे तो उसमें हार्डली शायद 1 ग्राम ही मिलता होगा, काफ़ी कम अमाउंट होता है, और ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो आप कहेंगे एक टाइम बाद सोना ख़त्म हो जाएगा, नहीं, देखिए जैसे जब अर्थ का एवोल्यूशन हुआ था तो हमें पता है कि एक हमारी पहली एक क्लास है ज्योग्राफी का, आप देख सकते हो उसमें जाके, ड्यूरिंग एवोल्यूशन ऑफ अर्थ जो हैवी मेटल्स थे वो मतलब पिघल के कोर में चले गए थे, क्योंकि उस टाइम जो अर्थ का टेम्परेचर था काफ़ी हाई था, तो काफ़ी जो सोना है वो भी कोर में है, मतलब वहाँ अभी ह्यूमंस की रीच नहीं है वहाँ तक, राइट। ओके, फिर गोल्ड के बारे में बोला जाता है कि गोल्ड कीप्स इट्स वैल्यू, जी हाँ, गोल्ड नेवर गोज आउट ऑफ वैल्यू। और हम जैसे मिडिल क्लास लोग हैं तो हम तो सोना मतलब ऐसे इमरजेंसी टाइम के लिए बचा के रखते हैं, कि कभी भी ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस हो, ठीक है, राइट ना, कि किसी की शादी होनी है या कोई हेल्थ केयर इशू है, ठीक है, राइट ना, तो उस टाइम पे आप सोना बेच के फिर हम चीज़ों को शॉर्ट आउट कर सकते हैं, मतलब इसको हम एक सेफ एसेट मानते हैं, ठीक है, राइट ना, एक इन्वेस्टमेंट हो गया हमारे लिए। ओके, एज एन इन्वेस्टमेंट भी इसको हम देखते हैं। ओके, एक हेज फंड बोल सकते हैं आप इसको ना हम लोगों के लिए। तो चलिए, वाई इंडिया इम्पोर्ट सो मच गोल्ड, देखिए अगर वर्ल्ड की बात की जाए पूरे विश्व में तो इंडिया है सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूमर आफ्टर चाइना, ठीक है, राइट ना, यहाँ भी चाइना नंबर 1 पे, उसके बाद आता है इंडिया। और इंडिया अगर सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है तो मतलब काफ़ी ज़्यादा गोल्ड हम यूज़ करते हैं। तो ये गोल्ड आपका जाता कहाँ है जनरली, देखिए ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर। ओके, और ज्वेलरी इंडस्ट्री से फिर कहाँ आएगा, मतलब ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाते हैं तो जैसे वेडिंग्स एंड फेस्टिवल्स में, ये गोल्ड की एक कल्चरल वैल्यू है, ठीक है, राइट ना, वो हमें पता है कि जो भी हमारे रीति रिवाज होते हैं,
ठीक है, शादी विवाह वगैरह हैं, राइट ना, तो वहाँ पे गोल्ड का यूज़ होता है कि तो उसकी एक कल्चरल वैल्यू है, उसके बगैर मतलब चीज़ें अच्छी नहीं मानी जाती, मतलब उसको शुभ माना जाता है, राइट ना। तो वेडिंग्स एंड फेस्टिवल्स के लिए, हाउस होल्ड सेविंग्स के लिए हम बचा के गोल्ड को इसलिए रखते हैं कि भाई कभी भी ऐसे इमरजेंसी क्राइसिस हो तो मतलब हम शॉर्ट आउट कर सके चीज़ों को। इन्वेस्टमेंट डिमांड हो गई, एज एन इन्वेस्टमेंट देखा जाता है कि अब लोग तो खैर इन्वेस्टमेंट दूसरी तरीके से करते हैं कि भाई सोने को संभाल के रखो, मतलब अब जैसे अगर आप 2 नंबर से करेंगे, ठीक है राइट ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा, जैसे बुलियन होता है, ठीक है राइट ना, 1 केजी ये जो गोल्ड ब्रिक होती है, तो अभी 10 ग्राम सोने की वैल्यू कितनी होगी, शायद 1.5 लाख है या 1,60,000 है, ओके। तो 1 किलो की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 1,50,00,000 या 1,60,00,000 हो गई, ठीक है राइट ना। तो 1 केजी कितना होता होगा, इतना होता होगा जैसे लगा लीजिए वो, तो इतनी जगह पे आप 1.5 करोड़ रुपए रख सकते हैं, ठीक है राइट ना। यार वो 2 नंबर ही है, बट एज एन इन्वेस्टमेंट देखा जाता है इसको कि ट्रेडिशनली लोग कहते हैं कि सोने के अंदर इन्वेस्ट कर दो आप पैसा, वो ना ठीक है एकदम ओके, ये चीज़ है। फिर गोल्ड ईटीएफ्स के लिए या डिजिटल गोल्ड के लिए आजकल आप मतलब ज़रूरी नहीं कि आप फिज़िकल गोल्ड परचेज़ करें। जैसे इसमें क्या होता है कि आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट मिल जाता है, एक कुछ कंपनीज़ होती हैं वो गोल्ड आपके बिहाफ पे अपने पास रखेंगे, आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट दे देते हैं वो ना, और उसकी वैल्यू रियल वैल्यू होती है गोल्ड की जितनी उसी के बराबर होती है, मतलब राइट। और जैसे जैसे मार्केट में उसके प्राइस अप एंड डाउन्स होते हैं, तो वैसे ही आपके जो डिजिटल सर्टिफिकेट है उसकी वैल्यू भी वैसे ही ऊपर नीचे होगी, ओके। इसको हम बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, राइट ना। तो यहाँ पे जाता ज़्यादातर आपको जो गोल्ड होता है। तो चलिए हम बात करते हैं, वाई गोल्ड इम्पोर्ट्स मैटर फॉर इंडिया, भारत के लिए सोने का आयात क्यों मायने रखता है। देखिए अगर हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करें अपने गोल्ड की ना, तो हार्डली मतलब हम हर साल 1 से 2 टन सोना ही प्रोड्यूस होता है हमारे यहाँ, ठीक है राइट ना, 1 से 2 टन सोना ही हम निकाल पाते हैं, जो भी हमारी माइंस हैं, केजीएफ वगैरह की हम बात करें तो ये। हाँ, एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप देख लीजिएगा कि इंडिया के अंदर गोल्ड माइंस कहाँ कहाँ पे हैं, ऑब्जेक्टिव के अंदर ये चीज़ पूछी जा सकती है, ओके। तो 1 से 2 टन सोना हम निकाल पाते हैं, और ये जो सप्लाई है, ठीक है राइट ना, जो भी हमारी मतलब जो डिमांड है गोल्ड की, उसका मतलब ये लेस देन 1% होता है, ठीक है। जैसे मतलब कि अब 100 किलो सोने की डिमांड है, और मैं सिर्फ 1 किलो सोना ही निकाल पा रहा हूँ, ठीक है राइट ना, तो कितना हो गया, 1% हो गया। तो आप कह सकते हैं कि जो मोर देन 99% है, मतलब जो गोल्ड है ना, बाहर से इम्पोर्ट किया जाता है, मतलब वो बाहर देशों से खरीदा जाता है, ठीक है। ऐसे आपकी डिमांड को जो योर डिमांड इज़ बेड थ्रू इम्पोर्ट्स, ठीक है राइट। तो अब अगर इतना ज़्यादा आप सोना बाहर से मंगा रहे हैं, ठीक है, तो मतलब अब देखिए सारा जो खेल है वो आपका सप्लाई और डिमांड का है, अगर डिमांड होगी तभी सप्लाई होगी, डिमांड नहीं है तो सप्लाई क्यों करेंगे फिर वो ना? और डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, और सप्लाई कम है। अगर हम सोने की बात करें, देखिए एक तो पहली बात है कि गोल्ड का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है, कि जैसे और प्रोडक्ट्स होंगे खाने का या पीने का या कोई भी चीज़ है तो आप उसका अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं, बट गोल्ड का तो ऐसे कोई अल्टरनेटिव है नहीं, सोना है तो सोना ही चाहिए, ठीक है राइट ना, ना सिल्वर है, ना प्लेटिनम है, ना पैलेडियम है, ओके। तो गोल्ड का कोई ऐसा अल्टरनेटिव नहीं है। तो आपने देखा होगा कि गोल्ड की स्मगलिंग, मतलब इतने पकड़े जाने के बाद भी न्यूज़ में कि गोल्ड की स्मगलिंग काफ़ी अच्छी खासी होती है, ओके, होना तो यही कि डिमांड काफ़ी ज़्यादा है इसकी। फिर हम बात करें तो गोल्ड की जो इम्पोर्ट्स है, ठीक है राइट ना, जो सोने का आयात है वो साल दर साल बढ़ता जा रहा है। तो अगर फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करें तो इट वाज 35 बिलियन US डॉलर, और अभी 26 की हम बात करें तो लगभग कितना हो गया, 72 बिलियन डॉलर हो गया, ठीक है राइट ना। तो मतलब ये साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। और अगर हम इम्पोर्ट्स सेक्शन की बात करें तो वहाँ पे कौन कौन से आइटम है सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट होते हैं, तो नंबर 1 पे तो आपका क्रूड ऑयल है, ठीक है राइट ना, मेरे ख्याल से डेली 4.5 मिलियन बैरल शायद हमारा क्रूड ऑयल इम्पोर्ट होता है, ओके। और उसके बाद है फिर आपकी गोल्ड की, उसके बाद नंबर आता है गोल्ड का। तो यानी आप ये चीज़ें बाहर से खरीद रहे हो, जब आप चीज़ें बाहर से खरीद रहे हो तो मतलब आप पैसा खर्च कर रहे हो, ओके। और जब भी आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हो तो पैसा आपका किस फॉर्म में जाता है, आपका डॉलर के रूप में जाता है, ठीक है राइट ना, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर आपका खर्च हो रहा है, ओके। हम उन कंट्रीज़ की बात कर लेते हैं जहाँ से गोल्ड इम्पोर्ट्स होता है, टॉप कंट्रीज़ फ्रॉम विच इंडिया इम्पोर्ट्स गोल्ड। तो नंबर 1 पे है स्विट्ज़रलैंड, 35 to 40%, ओके। सेकंड पे आपका यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो ओपेक से इन्होंने एग्जिट मान लिया है, राइट। साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है, यहाँ पे गोल्ड माइंस का फेमस है, पेरू है, ऑस्ट्रेलिया है। बाकी हांगकॉन्ग, यूएस, घाना से भी गोल्ड आता है, बट जो उसका शेयर है वो काफ़ी स्मॉल है। आप कहिए स्विट्ज़रलैंड के बारे में हमने कभी सुना नहीं कि मतलब वहाँ पे ऐसी गोल्ड माइंस वगैरह होंगी। तो देखिए गोल्ड माइंस होना हो, बट वहाँ पे वर्ल्ड्स की जो लार्जेस्ट एक प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग यूनिट कहाँ की, वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर ही है।
राइट। तो बाकी देश अपना वहाँ से वो एक्सट्रैक्ट करके ना स्विट्ज़रलैंड भेज देते हैं प्रोसेस करने के लिए, जहाँ से वो ऐसे बुलियन में गोल्ड बार के अंदर उसको कन्वर्ट कर देते होंगे, तो कुछ परसेंटेज रख लेते होंगे, ठीक है राइट। तो नंबर वन पे कौन है आपकी? वो स्विट्ज़रलैंड है। तो वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे लार्जेस्ट जो प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग यूनिट है वो कहाँ पे है? आपकी स्विट्ज़रलैंड के अंदर है, ठीक है राइट। इस चीज़ को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं आपसे दोनों। फिर अगर हम गोल्ड इम्पोर्ट्स का एक डेटा कंपेयर करें, ठीक है राइट ना, ईयर बाय ईयर, तो जैसे 23 में था ये 35 बिलियन US डॉलर, राइट, इतना हमने इम्पोर्ट किया था सोना, 678 टन्स के अराउंड, राइट। उसके बाद नेक्स्ट ईयर ये बढ़ गया, इसकी डिमांड और ज़्यादा हो गई। भाई ठीक है, अब हो सकता है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ती जा रही है, लोगों की जो परचेजिंग पावर कैपेसिटी है वो बढ़ती जा रही है, ओके। तो वो कितना हो गया? 45.5 बिलियन US डॉलर। फिर नेक्स्ट ईयर ये और बढ़ गया, 58 बिलियन US डॉलर, ओके, और 757 टन हमने इम्पोर्ट किया। और इस साल तो रिकॉर्ड हाई है, इट्स 72 बिलियन US डॉलर, अभी 721 टन से। तो आप कहेंगे यहाँ पे टन्स कम क्यों हो रहे हैं? देखिए ग्लोबली भी तो फिर गोल्ड की वैल्यू बढ़ती जा रही है ना, ओके। तो इसकी क्वांटिटी सेम है बट उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो इसलिए आपका जो इम्पोर्ट बिल है वो भी आपका राइज हो गया। तो जब भी आप गोल्ड इंपोर्ट्स करते हैं तो आप उसका एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है। अब हमने बाहर देशों से सोना मंगाया, ठीक है राइट, नहीं आपका गोल्ड इंपोर्ट्स हो रहा है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ओके। तो सबसे पहली बात कि जब भी आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो हर किसी की जो एक फेवरेबल करेंसी है वो कौन सी? आपकी डॉलर है। तो आप डॉलर के रूप में खर्च करते हैं, तो आपने जो डॉलर कमाए हैं और डॉलर हमें फिर दूसरे को देने पड़ते हैं, ठीक है राइट। हमने ये भी डिस्कस किया था कि डॉलर ही क्यों? भाई देखिए, एक तो बहुत स्टेबल है, राइट, और इसकी डिमांड मार्केट में सबसे ज़्यादा फेवरेबल करेंसी है, ओके। और जिस करेंसी की मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है उसकी वैल्यू फिर और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। लोगों को मतलब एक ट्रस्ट है, मतलब यूएस इकोनॉमी के ऊपर, आप ये चीज़ कह सकते हैं, ओके। बाकी जनरली जो रिजर्व्स भी है ना कंट्रीज़ के पास या कंपनीज़ के पास, तो वो फिर डॉलर्स के अंदर ही होते हैं, तो फेवर करते हैं कि मतलब भैया आप डॉलर में ही करो वो ना, बाकी करेंसीज पे उनको इतना ट्रस्ट नहीं होता, राइट। तो जब आप पैसा खर्चेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जो मेरा इम्पोर्ट का बिल है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है राइट ना, मैं तो पैसा खर्च कर रहा हूँ ना उसके ऊपर, ओके। एक ट्रेड डेफिसिट वाइडेंस हो जाता है आपका। ट्रेड डेफिसिट होता है, देखिए आपके जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच के जो डिफरेंस होता है ना, उसको हम बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है इम्पोर्ट कम है तो ये प्लस में रहेगा, ओके। और अगर आपका इम्पोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट कम है तो ये माइनस में रहेगा। अब इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है, सपोज़ कीजिए कि गोल्ड की डिमांड बढ़ती जा रही है, नेक्स्ट ईयर वो 800 टन पहुंच गया, तो मतलब आपका इम्पोर्ट्स बढ़ गया, ठीक है राइट। ये चीज़ है वो, ओके। तो क्या होगा आपका? फिर वो ट्रेड डेफिसिट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। मतलब उनके जो बीच का गैप है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का वो ज़्यादा हो जाएगा, मेरा पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है एज़ कम्पेयर टू कि मैं पैसा कमा रहा हूँ, ठीक। जब भी आप गोल्ड इंपोर्ट ज़्यादा होता जाएगा तो फिर क्या होगा? आप ज़्यादा डॉलर स्पेंड कर रहे हो, राइट। ज़्यादा डॉलर आप खर्च करोगे तो आपका जो नेटिव करेंसी है, ठीक है राइट ना, जो रुपी है हमारा, इसके ऊपर प्रेशर आता है फिर। अब जहाँ अभी हम करंट की बात करें तो उस टाइम पे आई थिंक 96 हो गया है, $1 का जो एक्सचेंज रेट है वो 96 रुपीज़ हो गया, ठीक है राइट ना। आपको मतलब $1 खरीदने के लिए आपको 96 रुपीज़ क्या करने पड़ेंगे? स्पेंड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपकी क्या है कि डेप्रिसिएशन हो रहा है आपकी करेंसी के अंदर, ओके। क्यों? क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ती जा रही है, इंपोर्ट राइज हो रहा, तो डॉलर की डिमांड डॉलर में होगा वो, ठीक है। तो इससे डॉलर की डिमांड बढ़ेगी मार्केट में, तो उसकी वैल्यू और स्ट्रांग हो जाती है, आपकी करेंसी की वैल्यू क्या होगी? और नीचे डाउन हो गई, तो एक्सचेंज रेट आपका डाउन हो जाएगा, ठीक है राइट ना। आपके फॉरेक्स रिजर्व्स कम हो जाएंगे, आपके इंडियन रुपी के ऊपर प्रेशर आ जाएगा, राइट। इससे क्या होगा कि इट अफेक्ट्स द एंटायर इकोनॉमी, चाहे इन्फ्लेशन है, चाहे वो ग्रोथ है, या करेंसी स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल सिस्टम है, इन सब के ऊपर वो इम्पैक्ट डालता है, ओके। तो हमने यहाँ पे कुछ इनको ना पॉइंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि मतलब कि सोने की खरीद कम करने से भारत को क्या फ़ायदे होते हैं। तो नंबर वन पे आपका कि इट रिड्यूसेस इम्पोर्ट बर्डन। तो हमने देखा था कि इम्पोर्ट सेक्शन के अंदर जो गोल्ड है वो कौन से नंबर पे हो? दूसरे नंबर पे। नंबर वन पे आपके क्रूड ऑयल है, राइट। तो अगर आप गोल्ड इंपोर्ट को रिड्यूस करोगे तो क्या होगा कि आपका जो इंपोर्ट बर्डन है वो कम हो जाएगा, ऑब्वियसली, राइट। जब मेरा इंपोर्ट कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मेरा इंपोर्ट बिल भी कम हो जाएगा। इंपोर्ट बिल कम होगा तो मेरा जो डॉलर्स है वो मैं कम खर्चूंगा, राइट। डॉलर्स में कम खर्चूंगा तो मेरे पास ज़्यादा डॉलर बचेंगे, ओके। यानी आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बच जाएगा, आपके पास जो विदेशी मुद्रा होती है, ठीक है, उसकी बचत हो जाएगी। और जो आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो गैप होता है, ठीक है राइट ना, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? फिर रिड्यूस हो जाएगा, जो आपका ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो जाएगा, ओके। तो चलिए यहाँ पे एक टर्म आई है फॉरेन एक्सचेंज, में बता देता हूँ, पहले भी हमने ये चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। देखिए फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आप बोल सकते हैं, इट्स लाइक अ वॉलेट जिसको मैनेज करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
और उस पर डिफरेंट करेंसीज होती है, जैसे आपका डॉलर हो गया, यूरो है, ठीक है राइट ना, या पाउंड है। तो जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है राइट ना, वैसे जनरल बात करते हैं, कोई भी कंपनी है उसने बोला कि भाई ठीक है मैं आपको मशीन नहीं बेचूंगा, लेकिन मुझे ना जो पैसा वो यूरो में चाहिए, तो अगर आपके पास रिजर्व है तो आपने क्या किया, यूरो यहाँ से निकाल के इनको दे दिया, या वो कहता है पाउंड में चाहिए तो पाउंड में दे दिया। बट फेवरेबल तो इंटरनेशनल ट्रेड में क्या आपका डॉलर है। उन्होंने चाहे आपने क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया, क्रूड ऑयल तो मोस्टली आपका डॉलर के अंदर ही ट्रेड होता है राइट। मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स या फर्टिलाइजर, तो आपने ऐसे डॉलर निकाला और इनको दे दिया, ओके। और सपोज कीजिए कि मैं 100 बिलियन यूएस डॉलर खर्च करता हूँ आपका किसके ऊपर, गोल्ड के ऊपर, राइट। अगर डिमांड बढ़ती जा रही है तो उसकी सप्लाई भी बढ़ेगी, ठीक है राइट ना, ओके। तो जब ज़्यादा सप्लाई होगी तो इंपोर्ट बिल मेरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन अगर इसकी डिमांड कम है तो सप्लाई भी कम हो जाएगी, मेरा इंपोर्ट बिल फिर रिड्यूस होगा। तो सपोज़ कीजिए 80 बिलियन यूएस डॉलर हो गए, ठीक है राइट ना, मेरे 20 बच गए यहाँ पे। तो ये जो 20 बिलियन यूएस डॉलर ये बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है राइट ना। और इनको फिर हम क्या कर सकते हैं कि उनको हम बाकी चीज़ों पे फिर मैनेज कर सकते हैं, बाकी बिल्स को, जैसे क्रूड ऑयल का बिल मैंने मैनेज कर लिया, या फर्टिलाइज़र का बिल मैंने मैनेज कर लिया, या पैसा बच गया तो मैंने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के अंदर वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया, कि वहाँ से जो वेरियस सेक्टर्स से उनको बूस्टअप मिलेगा, राइट। या आप इंटरनेशनल जो डेट्स है उनको पे कर सकते हैं। और जब इसकी डिमांड कम होगी, राइट, तो डॉलर की डिमांड कम होगी, डॉलर की डिमांड कम होगी तो क्या होगा कि जो आपका रुपी है वो स्टेबल होगा, ओके। अब उसके ऊपर इतना प्रेशर नहीं रहेगा। और अगर आपके पास फॉरेन एक्सचेंज अच्छा खासा रहेगा तो जैसे जब भी ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं तो आप इसको इजीली हैंडल कर सकते हो, राइट, ओके। अगर हम बात करें इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स की, कि क्या चीज़ें ज़्यादा इंपोर्ट होती है, क्या चीज़ें ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होती है, तो चलिए पहले इंपोर्ट सेक्शन को देखते हैं। तो नंबर वन पे तो आपके क्रूड ऑयल, राइट। फिर उसके बाद है गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, ठीक है राइट ना, ये हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, ये हम बाहर से ज़्यादा खरीदते हैं। फिर हम बात करें एक्सपोर्ट्स की, तो आपके सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ये तो शायद नंबर वन पे है, सर्विसेज तो शायद एक्सपोर्ट्स में नंबर वन पे है, ठीक है राइट, मतलब ये आइटम नंबर वन पे। फिर मेडिसिन हो गई आपकी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, इंजीनियरिंग गुड्स हैं, राइस एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, इनको हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, राइट। बट क्या है कि यहाँ पे जो इम्पोर्ट है इसका वेटेज ज़्यादा है, मतलब इसमें वेट ज़्यादा है तो इसलिए इसका जो बिल है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक। क्योंकि वेट ज़्यादा है तो नीचे आएगा और एक्सपोर्ट कम हो रहा है, ठीक है राइट ना। तो आपकी जो टोटल एक्सपोर्ट वैल्यू है कम है और जो टोटल इम्पोर्ट वैल्यू है वो ज़्यादा है, तो इस वजह से क्या होता है फिर आपका ट्रेड डेफिसिट हो जाता है ना। अभी आता है वो कि आप एक टाइम पे ब्रेक इवन मैनेज कर लें, बट ऐसा बहुत मुश्किल है। इंडिया का हमेशा मतलब ट्रेड डेफिसिट रही है, ओके, ये चीज़ें। तो हम एग्जांपल लें कि अगर हम इवन अ फ्यू डॉलर्स अगर हम गोल्ड इंपोर्ट्स पे सेव कर ले, सपोज कीजिए कि 72 है आपका, राइट। हम इसको किसी तरह मैनेज करके मतलब 60 पे ले आए, राइट ना, तो आपके कितने 12 बिलियन बच जाएंगे आपके। जब 12 बिलियन डॉलर आपके बच गए, ठीक है, यूएस डॉलर, तो आप इनको फिर दूसरी जगह मैनेज कर सकते हैं ना। आप मेरा जो क्रूड ऑयल का बिल है मैं वहाँ मैनेज कर लूँगा, जो बाकी मेरे बिल है वहाँ मैनेज हो जाएंगे, इंटरनेशनल डेट्स को मैं पे कर सकता हूँ, ठीक है राइट। और अगर वो भी पैसा बच गया तो मैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, डिफेंस है, टेक्नोलॉजी है, या रिन्यूएबल एनर्जी है, राइट। इनके ऊपर पैसा जब इन्वेस्ट होगा तो इन सेक्टर्स को बूस्टअप मिलेगा, यहाँ रिसर्च होगी, इनोवेशंस होंगे, ग्रोथ होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, राइट। आपकी इकोनॉमी के अंदर एक स्टेबिलिटी आएगी। तो पैनी सेव्ड इज पैनी अर्न, राइट। सेकंड पॉइंट है आपका, इट हेल्प्स स्ट्रेंथन द इंडियन रुपी, ओके। भारतीय रुपये को मजबूत बनाने में मदद करता है, कि अगर आप गोल्ड इंपोर्ट्स कम करेंगे तो इससे जो हमारा भारतीय रुपये है वो मजबूत होगा। ये हमने ये चीज़ देख ली, क्योंकि हम जब भी गोल्ड परचेज कर रहे थे हम किसके अंदर पे कर रहे हैं, आपके यूएस डॉलर के अंदर। और मार्केट में जब डॉलर की डिमांड ज़्यादा होगी तो ये करता है आपके जो रुपये की वैल्यू उसको वो कम कर देता है। अगर हम गोल्ड इंपोर्ट्स को रिड्यूस करेंगे तो आपके डॉलर की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। डॉलर की डिमांड कम होगी तो आपके जो रुपये के ऊपर प्रेशर है, ठीक है राइट, वो थोड़ा रिलीज हो जाएगा, ओके। प्रेशर ऑन रुपी डिक्रीजेस और आपकी करेंसी स्टेबल हो जाती है, राइट। और करेंसी स्टेबिलिटी तो चाहिए ही चाहिए। अगर हम एक्सचेंज रेट की बात करें और आपकी करेंसी में वॉलेटिलिटी है, मतलब ना आपके एक्सचेंज रेट बहुत जल्दी जल्दी घट बढ़ रहे हैं, तो आपके यहाँ जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेस हैं, मतलब उनका ट्रस्ट ना धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसा लगा लिया तो एक दिन तो बढ़ गया और नेक्स्ट डे एकदम पूरा घट गया, तो उनको तो लॉस हो गया ना। तो मतलब वहाँ पे क्या चाहिए कि स्टेबिलिटी चाहिए, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए फिर वो आएंगे आपके पास, वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आएंगे फिर, ठीक है। अगर अगर आपकी वॉलेट करेंसी वॉलेटिलिटी रहेगी तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए आएंगे वहाँ पे, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए पैसा डाला, बनाया और निकल गए, राइट। तो ऐसे में फिर आपकी इकोनॉमी ग्रोथ नहीं कर सकती, ओके। तो जब भी डॉलर की डिमांड कम होगी
ठीक है राइट, हमारे यहाँ डॉलर की डिमांड कम हो रही है तो हमारी जो रुपये की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। ओके, हाँ बट ऐसा नहीं है कि वो एकदम से बहुत अच्छा हो जाएगा, जैसे अभी 96 पे, तो ऐसा नहीं कि वो 80 पे आ जाएगा, ये धीरे धीरे कम होता है, 94, 92, 90 ऐसे करके, मतलब इस पर और भी फैक्टर्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग रुपये का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके जो इम्पोर्ट्स हैं वो चीप हो जाएंगे। और बिल्कुल सही बात है, मैं कम पैसे में ज़्यादा चीज़ें खरीद सकता हूँ, ठीक है राइट, मुझे कम पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं तो आपके इम्पोर्ट चीपर हो जाएंगे। इम्पोर्ट चीप होने से क्या होगी, जो आपकी इन्फ्लेशन है मतलब वो क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। अब जैसे हमने देखा कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है कि मतलब कुछ चीज़ों का आपका ना अल्टरनेटिव नहीं है, जैसे क्रूड ऑयल है, गोल्ड है, इनका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप जैसे क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है राइट ना, और ज़्यादा क्रूड ऑयल मंगा रहे हैं तो आपका इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, इंपोर्ट बिल बढ़ रहा तो आपका ट्रेड डेफिसिट हो जाता है, ठीक है राइट ना, आपका जो ट्रेड बैलेंस होता है वो गड़बड़ा जाता है, आपका कैट बढ़ जाता है, करंट अकाउंट डेफिसिट होता है वो बढ़ जाता है। इससे क्या होता है कि विच इन टर्न जो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है या प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। फिर उससे क्या हुआ कि जो आपके गुड्स एंड प्राइजेज हैं अक्रॉस द कंट्री, उन जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं आपकी अक्रॉस द कंट्री, उनके भी प्राइसेस बढ़ जाते हैं। ओके, लेकिन आपका अगर इम्पोर्ट चीपर है तो आपकी इन्फ्लेशन भी क्या होगी, कम होगी। फिर आपके इन्वेस्टर का इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे आपको मैंने एक अपनी इकोनॉमी क्लास में पहले ही बताया था कि जैसे आपके यहाँ इम्पोर्ट चीपर हैं, अगर आपकी इम्पोर्ट चीपर है तो आपका रुपीज़ स्ट्रॉन्ग है तो आपके एक्सपोर्ट्स क्या होंगे, आपको अच्छा बेनिफिट होगा, ठीक है राइट ना, वो फिर महंगा हो जाएगा। ओके, तो अच्छी बात है, एक्सपोर्ट अगर महंगा है तो मुझे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं ना। तो एक कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे अपनी एक फैसिलिटी इस्टेब्लिश कर दी, ठीक है राइट ना, एक फॉरेन इन्वेस्टर ने, उसने यहाँ लाके अपनी एक फैसिलिटी इस्टेब्लिश कर दी। अब वो क्या कर रहे हैं भाई साहब कि जैसे वो बाहर से टेक्नोलॉजी या मशीन है या मटेरियल से रिसोर्सेज हैं, वो इम्पोर्ट करेंगे तो उनको सस्ता पड़ेगा, वो चीप होगा। फिर जब उन्होंने वो प्रोडक्ट बना लिया, जब उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो उनको फ़ायदा होगा, महंगा है क्योंकि एक्सपोर्ट, तो क्योंकि आपकी रुपये की वैल्यू ज़्यादा है, ओके राइट ना, तो यहाँ उनको बेनिफिट होगा। तो ऐसे में क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं या जो बिजनेसेस होते हैं उनको कॉन्फिडेंस मिलता है, फिर वो आपके यहाँ वो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है राइट ना, लॉन्ग टर्म के लिए। क्यों? क्योंकि आपकी जो एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वहाँ पे, कि मतलब रातों रात में आपकी पॉलिसी चेंज नहीं हो जाती, राइट। तो इससे क्या होता है कि इनके जो इन्वेस्टर्स होते हैं राइट ना, इनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है कि ठीक है आप लॉन्ग टर्म के लिए फिर गेम खेल सकते हैं वहाँ पे। ओके, तो इसको हम प्रेजेंट रेलेवेंस से देख सकते हैं कि अगर आपका रुपी स्टेबल है तो आपकी जो महंगाई है वो कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है राइट, नियंत्रण कर सकते हो इस पर आप। आपके जो इम्पोर्ट्स की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, राइट, और आपका जो इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस है वो इम्प्रूव हो जाएगा। ओके, थर्ड पॉइंट को हम बोले तो इट इम्प्रूव्स करंट अकाउंट डेफिसिट। जी हाँ, तो करंट अकाउंट डेफिसिट वही होता है कि जब आपका इम्पोर्ट्स हाइयर है देन एक्सपोर्ट्स, ठीक है राइट, मतलब इम्पोर्ट आपका ज़्यादा हो रहा है एक्सपोर्ट से। ओके, मतलब मैं ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा हूँ, अब मेरे पास जो एक्सपोर्ट से जो डॉलर आ रहे हैं वो कम आ रहे हैं, तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट। और मैंने एक क्लास में आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट्स भी बताया था, जिसमें मतलब दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं उसके, जैसे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, राइट, इसमें तो नहीं है इस खैर टॉपिक के अंदर। तो जैसे हम बात करें, गोल्ड एक नॉन प्रोडक्टिव इंपोर्ट है। अब नॉन प्रोडक्टिव इंपोर्ट का मतलब क्या हो गया कि आपने गोल्ड खरीदा, ठीक है, अगर आप गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करें तो जनरली वो कहाँ जा रहा है, इंपोर्ट में जा रहा है। आपने गोल्ड खरीद के किस में रख दिया, अपने लॉक के अंदर रख लिया, मतलब लॉकर्स जो होते हैं, ठीक है राइट ना, आपके या घर में जो सेफ वगैरह होती है वहाँ रख लिया। अब ये जनरली क्या है कि एक तो डायरेक्टली कोई फैक्ट्रीज या जॉब्स क्रिएट नहीं कर रहा, ठीक है, डायरेक्टली नहीं होती इससे, ठीक है, इनडायरेक्टली हो सकती है कि जैसे इसमें होम बिजनेसेस वाले लोग ज़्यादा होते हैं, मतलब नहीं कि जिनके पीढ़ियों से काम धंधा करते हुए आ रहे हैं, मतलब वो राइट। तो ऐसे डायरेक्टली ये फैक्ट्रीज या जॉब्स क्रिएट नहीं करता, क्योंकि पैसा तो इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट नहीं हो रहा ना, पैसा तो एक जगह लॉक हो गया आपका, राइट। लेकिन ये है कि अगर आप गोल्ड डिमांड को अगर आप कम करेंगे, जो अननेसेसरी गोल्ड डिमांड है, तो उससे अगर आपका जो कैड है वो इम्प्रूव कर जाएगा, ठीक है। देखिए हमेशा हम इस चीज़ को यहाँ पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, अननेसेसरी। अननेसेसरी मीन्स मतलब कि आपकी जो भी डिमांड है वो नीड बेस्ड होनी चाहिए, कि अगर मुझे चाहिए सोना तो मैंने खरीद लिया, बट ऐसे नहीं कि मेरे पास पैसा पड़ा तो चलो यार क्या करें, चलो सोना ही ले लेते हैं, ठीक है राइट ना, ज़बरदस्ती मतलब ओके, या पैनिक बाइंग कर लिया, अरे यार कहीं बाद में सोना और महंगा ना हो जाए तो और ख़रीद लो आप वो ना, ये चीज़ है। हाँ, आपके घर में शादी है या कोई भी फंक्शन वगैरह आपको सोना खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हम करंट अकाउंट डेफिसिट को डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं पहले क्लासेस में बता चुका हूँ कि व्हेन अ कंट्री स्पेंड्स मोर फॉरेन करेंसी दैन इट अर्न्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब आपके पास जो डॉलर है वो आपके जो कंट्री से वो ज़्यादा बाहर जा रहा है एज़ कम्पेयर टू जो डॉलर आपकी कंट्री के अंदर आ रहा है, मतलब आप पैसा कम कमा रहे हो और आप पैसा ज़्यादा खर्च कर रहे हो, राइट, कि मतलब आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपये। तो मनी कमिंग इन, पैसा कैसे आ रहा है आपका, एक्सपोर्ट्स के थ्रू, आईटी सर्विसेज के थ्रू,
राइट। आपके जो रेमिटेंसेज होते हैं, जो आपका इंडियन डायस्पोरा है, ठीक है राइट ना, जो इंडियंस आपके बाहर रह रहे हैं वो पैसा भेजते हैं यहाँ पे, क्योंकि पैसा आपका बाहर कैसे जा रहा है, इम्पोर्ट्स के थ्रू। फॉरेन ट्रैवल स्पेंडिंग हो गई, हमने देखा हम पैसा बाहर जाके खर्च करते हैं डॉलर्स में, लास्ट क्लास में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। या फिर आप फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट पेड करते हैं, तो इस फॉर्म में आपका पैसा बाहर जा रहा है। अब जो पैसा बाहर जा रहा है वो ज़्यादा है, लेकिन जो पैसा अंदर आ रहा है वो कम है। ओके, तो ये हो जाता है आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, राइट। अगर आपका कैड अच्छा है, अगर कैड आपका कम होता जा रहा है, तो आपका जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का गैप है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा, तो आपका कैड सुधरता जाएगा, राइट। इससे क्या होगा कि आपकी जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहेगी, यानी आपकी जो इकोनॉमी है वो लॉन्ग रन पे चल सकती है, ठीक है राइट ना, विदाउट एनी मेजर फ्लक्चुएशन। ठीक है कि थोड़े बहुत फ्लक्चुएशन हो गए उसके अंदर, ऐसा नहीं है कि ऐसे मेजर फ्लक्चुएशन आए, ठीक है राइट, वो ना उसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ओके, फॉरेन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, राइट, ये बात भी बिल्कुल सही है, ये हम चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, ऐसे क्यों है। एक इकोनॉमिक रेजिलियंस बनेगा, एक आप इसको मेजर बोल सकते हैं, ठीक है राइट ना, कि जब भी ऐसी चीज़ आएगी तो आप ऐसे शॉक से रिकवर कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमी इसको इसके अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं, राइट। फोर्थ पॉइंट है कि इट विल इनकरेज प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स, राइट। कि मतलब ये अगर हम गोल्ड इंपोर्ट्स को रिड्यूस कर दें, तो जो हम बाकी चीज़ों को बाकी जगह पे जो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स हैं वहाँ पैसा हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब वो चीज़ें क्या हो गई, जैसे अब आपने सोना ना खरीद के क्या किया, आप शेयर्स में लगा दिया, म्यूचुअल फंड्स में लगा दी, तो मतलब पैसा क्या गया कि आपकी इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट हो रहा है, राइट। अब जनरली क्या होता है कि जब भी आप फिजिकल गोल्ड को परचेज करते हैं और काफ़ी ज़्यादा पैसा आप उसके अंदर लगा देते हैं, तो पैसा क्या होता है, लॉक हो जाती है, यार मनी रिमेन्स लॉक, ठीक है राइट ना, वो एक सेफ के अंदर लॉक है, वो पैसा तो कहीं मनी के अंदर सर्कुलेट नहीं कर रहा। और जैसे हमने मल्टीप्लायर इफेक्ट पढ़ा था, ठीक है लास्ट क्लास के अंदर, की वन पर्सन स्पेंडिंग इज अनदर पर्सन इनकम, राइट, ठीक है, एक बंदे का खर्चा दूसरे बंदे का क्या है, इनकम है। ओके, अब जब ज़्यादा पैसा आपका लॉक हो रखा है, ठीक है, तो आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो स्लो हो जाती है, राइट। तो हम चाहते हैं कि जो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स को इनकरेज करे। ओके, तो आप बैंक्स में, ये सब म्यूचुअल फंड्स में हो गए, ठीक है राइट ना, स्टॉक मार्केट्स हो गए, स्टार्टअप्स में, ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं उसके अंदर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि यार मनी विल सर्कुलेट्स इन द इकोनॉमी, जो रिपल इफेक्ट होता है ना, ठीक है राइट ना, मल्टीप्लायर इफेक्ट, वो चीज़ होगी, ठीक है राइट ना। तो वो फिर पैसा आपकी इकोनॉमी के अंदर घूमता रहेगा। अब इसमें तो क्या होगा, एक जगह वो लॉक हो जाएगा, राइट। अब हम एग्जांपल ले लें, जैसे आपने 5 लाख स्पेंड ज्वेलरी पे स्पेंड किए, तो इसके जो मेजर बेनिफिट्स होंगे मेनली किसको जाएंगे, एक तो इम्पोर्ट्स को, स्टोरेज को, इसके अलावा कुछ होगा नहीं। सोना आया आपने उसको गहने बना के या खरीद के उसको आपने क्या करा, अपने लॉकर के अंदर रख लिया। लेकिन अगर यही पैसा आपके बिजनेस में जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहा है, तो इससे क्या होगा, जॉब्स क्रिएट होंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी आपकी, ठीक है राइट ना, आपकी जीडीपी को ग्रोथ मिलेगी। ओके, ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है, राइट। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इट सपोर्ट्स मेक इन इंडिया एंड डोमेस्टिक ग्रोथ। तो ये वही वाला फंडा है कि जब मेरे पैसे बच गए, मेरे डॉलर्स बच गए, राइट ना, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, पेनी सेव्ड इज पेनी अर्न, तो मैं उस पैसे को अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पे खर्च कर सकता हूँ, राइट। इससे क्या होगा, मेरी की जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्टअप मिलेगा, वहाँ पे जो स्टार्टअप्स है या एमएसएमईज हैं, ठीक है राइट ना, वहाँ पे ग्रोथ होगी, वहाँ पे इनोवेशन होगी, वहाँ पे रिसर्च होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, नई जॉब्स आएंगी, ठीक है राइट ना, ग्रोथ होगा। जैसे मेक इन इंडिया में हमने कहा था कि हमारा एक विजन था कि इसको हम एक ग्लोबल हब बनाएंगे मैन्युफैक्चरिंग करना, और एक टाइम बाद शायद ऐसा हो कि हम पूरे वर्ल्ड को भी एक्सपोर्ट करें, तो ये चीज़ हो सकती है। बट उसके लिए यू नीड इन्वेस्टमेंट ना, आपके पास पैसा होना चाहिए। तो पैसा कहाँ से आएगा भाई, या तो आप इन्वेस्टर्स लेके आओ, या आपके पास जो पैसा खर्च रहे हो आप उसी पैसे को बचाओ, और उस पैसे को फिर अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर आप क्या करो, इन्वेस्ट करो, राइट। तो क्या करेंगे कि जब भी आप ऐसे गोल्ड इंपोर्ट्स वाले मेजर्स लेंगे, इनिशिएटिव्स चलाएंगे, तो उनसे जो आपके ये कैंपेन्स थे, प्रोग्राम थे, मेक इन इंडिया हो गया, डिजिटल भारत हो गया, या आत्मनिर्भर भारत हो गया, ठीक है राइट ना, इंडियन प्रोडक्शन, तो ऐसे जो इनिशिएटिव्स हैं इनको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, राइट। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, तो अभी जैसे न्यूज़ में काफ़ी आ रहा, आपने देखा होगा कि चाहे न्यूज़ है, न्यूज़ चैनल है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है राइट ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इट्स एवरीवेयर, मतलब डिबेट चल रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, कि हो सकता है कि दोबारा चीज़ें बिगड़ जाएँ, कोई कह रहा नहीं बिगड़ेंगी। तो खैर हम इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी एक ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, राइट, कि मतलब कि जो ग्लोबल इकोनॉमी की डायरेक्शन है वो किधर है, मतलब किधर जाएगी, अभी ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर छिड़ गया था, ठीक है राइट ना, और वो चल ही रहा है, मतलब इट्स बिन गोइंग ऑन सिंस एजेस, मतलब राइट। ओके, फिर अभी ये वेस्ट एशिया वॉर है, मतलब कौन सी चीज़ कहाँ स्टार्ट हो जाए अब,
अब ये तो हर कंट्री को पता चल गया है कि भैया आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा अपने ऊपर, मतलब सेल्फ रिलायबल जिसे आप कहते हैं ना, ये चीज़ होनी पड़ेगी, आत्मनिर्भर। पहले इंडिया कहता था, अब तो पूरा हर कोई कंट्री इस चीज़ के पीछे भाग रही है, उनको पता है कि अब अनसर्टेनिटी आ चुकी है, राइट। ऑयल प्राइस फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, ओके, कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, कुछ कंट्रीज़ ने पूरा कंट्रोल कर रखा है इनके प्राइस के ऊपर, राइट। जो ईवी इंडस्ट्री है, मतलब उसको अभी, मतलब हाइप बनी थी उसकी, वो अभी इतनी इस्टेब्लिश नहीं हो पाई है, क्योंकि वहाँ पे आपको एक प्रॉपर इकोसिस्टम चाहिए, ओके, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, फिर वहाँ पे आपको पैसा चाहिए होगा, ठीक है, बात फिर घूम फिर के पैसे पे ही आती है। तो पैसा कहाँ से लाओगे? ओके, ट्रेड बैलेंस के ऊपर प्रेशर है, अब आपकी जो इंडियन रुपी है वो वीक हो रहा है, ठीक है, डॉलर बढ़ते जा रहे हैं, जो इम्पोर्ट प्राइस है, एक तो इम्पोर्ट बढ़ रहा है, उसके ऊपर जो इम्पोर्ट प्राइस है वो भी बढ़ते जा रहे हैं, तो जो आपकी टेंशन है वो डेवलप हो रही है, मतलब दुगनी हो गई है, ठीक है, करेंसी वॉलेटिलिटी है, आपके जो एक्सचेंज रेट्स हैं वो घट बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत मतलब ये प्रॉब्लम है जो अभी इंडिया करंट में फेस फेस कर रहा है, राइट। तो अगर हम एक्सिस गोल्ड को, हमेशा हम इस चीज़ को एम्फेसाइज कर रहे हैं यहाँ पे, किस चीज़ पे जोर दे रहे हैं कि जो अननेसेसरी इंपोर्ट्स, अगर इसको हम रिड्यूस करें एक्सिस गोल्ड को, राइट, तो हमारा जो एक तो फॉरेक्स रिजर्व्स है वो बच जाएंगे, तो जब भी ऐसे आपकी ग्लोबल क्राइसिस होंगे, ठीक है, राइट ना, इकोनॉमिक क्राइसिस होंगे, तो हम चीज़ों को बेटर हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अच्छा खासा पैसा रखा हुआ है, ओके। एक इकोनॉमिक प्रेशर हमारे ऊपर से रिड्यूस हो जाएगा, राइट, ओके, ये हम चीज़ हमने देख ली रुपीज़ के बारे में कि कैसे वो वीक हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी, ओके, बिल्कुल सही बात है, आपके पास पैसा रहेगा तो आपकी इकॉनमी लॉन्ग रन के लिए रन कर सकती है, मतलब वो नो, राइट, ये चीज़ है। रियल लाइफ एग्जांपल की हम बात लें तो, जैसे हम सोने की बात करें यहाँ पे, राइट, हम गोल्ड की हम बात करें, तो जब भी आपका फेस्टिव सीजन होता है, वेडिंग सीजन होते हैं, ठीक है, राइट, ने काफ़ी ज़्यादा, तो उस टाइम जो गोल्ड की डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर आपके जो गोल्ड इम्पोर्ट्स हैं वो भी हाई हो जाते हैं, राइट, आपका जो फिर ट्रेड डेफिसिट होता है वो बहुत जल्दी, मतलब शार्पली राइज करता है वो, ठीक है, राइट ना, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का जो गैप है वो फिर बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ जाता है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई ना, फिर तो सप्लाई करना पड़ेगा, या फिर भाई स्मगलिंग होती है, ठीक है, राइट, वो ना काफ़ी सारी चीज़ें, इससे क्या होगा कि जो पैसा है वो अक्सर फिर कमज़ोर हो जाता है, कि मतलब एक टाइम तक आपने उसको मेंटेन किया, फिर दोबारा अगर इम्पोर्ट्स ज़्यादा हो गए तो फिर आपका जो रुपये है वो वीक हो गया, ओके। तो गवर्नमेंट जनरली क्या करती है, हमने देखा था कि कई बार जो गवर्नमेंट ऐसे शॉक्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, अब गवर्नमेंट भी क्या करेगी, देखिए आपको टैक्स पे वो रिबेट दे देगी, ठीक है, आपको सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर देगी, या जो इम्पोर्ट ड्यूटी उस पर कम कर देगी इम्पोर्ट ड्यूटी को। बट इसमें भी क्या है, इसमें गवर्नमेंट को तो घाटा हो रहा है ना, क्योंकि जो गवर्नमेंट अपनी जेब से पैसा दे रही है, कहीं बाहर से तो आ नहीं रहा हो, तो इसमें गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज़्यादा हो रही है, रेवेन्यू कम हो रहा है, तो जब स्पेंडिंग ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो फिर क्या होगा, आपका फिजिकल डेफिसिट होगा वहाँ पे, ठीक है, राइट। आपने साल दर साल बजट में देखा भी होगा कि जो आपका फिजिकल डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, राइट ना, इतना होना चाहिए लेकिन इतना हो गया है, कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट फिर जनरली क्या करेगी, जो इम्पोर्ट ड्यूटी है गोल्ड पे बढ़ा देगी, अभी शायद मेरे ख्याल से इम्पोर्ट पे जो ड्यूटी है वो शायद 15% है, मेरे ख्याल से करंट टाइम पे वो शायद 15% ही है, ओके। तो ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है कि जब भी फेस्टिव सीजन होता है, वेडिंग्स होते हैं, तो उस टाइम पे जो गोल्ड डिमांड है वो सर्च कर जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ऐसा कई बार हो चुका है, ठीक है, राइट ना, मतलब ये लोग तो हम भी खैर जानते हैं, ओके। तो क्या इसका मतलब है कि हम सोने को ना खरीदें, कि ठीक है, मतलब डायरेक्टली नो बोल दें, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, गोल्ड स्टिल हैज़ इंपॉर्टेंस। सबसे पहली बात है कि उसकी कल्चरल वैल्यू है, हमारे कुछ रीति रिवाज है, विधान है, वहाँ पे मतलब सोना चाहिए ही चाहिए, ठीक है, राइट ना, ओके। तो उसकी एक अपनी कल्चरल इंपॉर्टेंस है। फिर वेडिंग्स एंड ट्रेडिशंस हो गए, तो मतलब एक प्योर फॉर्म माना जाता है उसको, शुद्ध है मतलब वो, ठीक है, राइट, इसलिए उसको यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है, राइट, तो वो उसको डिनाई नहीं कर सकते, वहाँ पे तो ये चीज़ जाएगी ही जाएगी। फिर इमरजेंसी एसेट हो गया, ये हम लोग जानते हैं, हम जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ है, कि जब भी ऐसे क्राइसिस होते हैं तो सोना बेच के हम, ठीक है, चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं, और हैज बोल सकते हैं, ठीक है, हैज फंड अगेंस्ट इन्फ्लेशन हम जैसे लोगों के लिए, मतलब ठीक है वो नो ओके, कि चलो सोना बेचो और ठीक है छुटकारा पालो, ओके, ये चीज़ है। तो ये जनरली जो अपील की गई है, मतलब एक्सेसिव बाइंग के अगेंस्ट है, कि अत्यधिक खरीदारी ना करें, पैनिक बाइंग ना करें, घबराहट में खरीदारी ना करें। मतलब फॉर एग्जांपल अभी जिस दिन मोदी जी ने अपील करी थी कि मतलब आप गोल्ड परचेज ना करें फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, यू वॉन्ट बिलीव कि मतलब नेक्स्ट डे जाके लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सोने की खरीदारी करी, और मतलब जो जूलर्स थे वो कह रहे थे कि जो बिजनेस था वो, मतलब जो डिमांड थी वो 15 से 20% बढ़ गई, मतलब ना उन्होंने 15 से 20% मतलब ज़्यादा बिजनेस किया। इसको पैनिक बाइंग बोलते हैं, ठीक है, आप वो ना कि मतलब घबराहट में कह रहे और महंगा हो जाएगा, या अननेसेसरी होर्डिंग करना, अनावश्यक जमाखोरी करना, कि जमा करके रखो, जब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो प्राइस हाई हो जाएंगे तो बेच देंगे उसको, प्रॉफिट कमाएंगे, ओके, 2 नंबरी वाले काम, राइट।
तो इसके कुछ अल्टरनेटिव्स हैं जो सजेस्ट किए गए हैं यहाँ पे कि मतलब एक्सेसिव फिजिकल गोल्ड से हम लोग क्या चूज़ कर सकते हैं, जैसे जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं ईटीएफ की तरह ही, बट ये गवर्नमेंट के होते हैं, ठीक है राइट ना, गवर्नमेंट बैक्ड बॉन्ड्स होते हैं। आप वही कि मतलब फिजिकल गोल्ड लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक डिजिटल फॉर्म में मिल जाएगा। और ये काफ़ी अच्छा होता है, इस पे ना आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। बाकी ये जैसे ईटीएफ हो गया, इस पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो इस पे आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। तो मतलब जो पैसा है उसकी वैल्यू उतनी रहेगी, प्लस इसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो जब भी ऐसे अवेलेबल हो तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स को आप ले सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ्स हो गए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ये हमने डिस्कस कर लिया था। ये एसआईपीज़ हो गए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, मतलब हर महीने कुछ ना कुछ पैसे आप म्यूचुअल फंड में डालते रहें, ठीक है राइट। ओके, म्यूचुअल फंड्स हो गए राइट, फिक्स डिपॉजिट हो गई, गारंटेड रिटर्न है। ट्रेडिशनली तो लोग देखिए फिक्स एफडी पे ही जाते हैं फिर वो, ओके। या फिर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हो गए, जैसे आपके शेयर हो गए, स्टॉक्स हो गए, वहाँ आपने पैसा इन्वेस्ट कर लिया, ठीक है। मतलब पीपल में चूज, वी आर नॉट फोर्सिंग इट, मतलब मैंडेटरी नहीं है, एडवाइजरी है, ओके। ये चीज़ है। तो इससे क्या होगा कि एक तो आपकी पर्सनल वेल्थ क्रिएशन को सपोर्ट मिलेगा, प्लस एक नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, पैसा आपके इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट करेगा, जो हमारा डिपेंडेंस है दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर वो कम होगा, ठीक है राइट। ओके, सो दिस इज़ फॉर द डे गाइस, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को और अदर एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें। प्लस आपके जो भी फीडबैक, सजेशन या डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हमारा चैनल है दून जी के वैली, आप इसको इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं राइट। So this is Doon GK Valley. Thanks for watching and happy learning. Jai Hind, Jai Uttarakhand.